तो बेटा आज फिर हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है फॉरेन एक्सचेंज रेट। और इस फॉरेन एंड एक्सचेंज रेट के मैं आपको असर्शन एंड रीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको असर्शन एंड रीजंस के, और चैप्टर जो हमारा वो है फॉरेन एक्सचेंज रेट। चलिए, तो सेम वही चीज़ है कि मैं आपको सिर्फ लिखूंगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पूरा पूरा नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर में ए में क्या होगा? असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मतलब असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और जो रीजन है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये पहला ऑप्शन होगा। दूसरा ऑप्शन क्या होगा? असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ऑल्सो ट्रू, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, असर्शन भी ट्रू होगा, रीजन भी ट्रू होगा, परंतु जो रीजन है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। सिंपल, असर्शन ट्रू होगा और रीजन फॉल्स होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है? असर्शन फॉल्स होगा और रीजन ट्रू। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, असर्शन क्या कह रहा है? राइज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी in terms of foreign currency in the market is called appreciation of currency, is known as appreciation of currency। रीजन लिखिएगा इसका। when there is appreciation of domestic currency, export of domestic currency increases। When there is appreciation of domestic currency, export of domestic currency increases। Sorry, export of domestic country, currency नहीं country, export of domestic country increases। तो क्या कहता है, क्या लगता है? देखो, कह रहा है कि अगर हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ जाए फॉरेन एक्सचेंज के मुकाबले, अगर हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाए तो उसे एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी बोलते हैं। बिल्कुल ट्रू है, ये बिल्कुल ट्रू है। इसी को बोलते हैं एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। जैसे मैं कहूँ कि $1 पहले 40 रुपये का था और अब $1 35 रुपये का हो गया। पहले $1 40 रुपये का था, अब $1 35 रुपये का हो गया। इसी को बोलते हैं एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। अब हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो बढ़ गई। पहले जो विदेश के लोग थे वो $1 पे 40 रुपये का सामान ले जाते थे। पहले जो विदेश के लोग थे, विदेशी जो लोग थे, वो $1 दे के 40 रुपये का सामान ले जाते थे, परंतु अब $1 दे के 35 रुपये का सामान ले जा पा रहे हैं। इसी को बोलते हैं एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। रीजन बनना, when there is appreciation of domestic currency, export of domestic country increases।
अगर किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक कंट्री करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी तो उसका एक्सपोर्ट बढ़ेगा। नहीं जी, उसका एक्सपोर्ट बढ़ेगा नहीं, उसका एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा, उसका एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। उसका एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पे असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, इफ यूएस डॉलर exchanges for ₹70 instead of ₹64, earlier in foreign exchange market, it is called depreciation of rupee. It is called depreciation of rupee. ये आपका असर्शन है, रीजन लिखिएगा। इफ यूएस डॉलर exchanges for ₹45 instead of ₹60 earlier in foreign exchange market, it is called appreciation of rupee. It is called appreciation of rupee. पढ़िए इसे क्या कह रहा है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है? इफ यूएस डॉलर एक्सचेंजेस ऑफ ₹70 इंस्टेड ऑफ 64, मतलब कहने का सेंस है कि $1 होना चाहिए था 64 रुपये, परंतु $1 एक्सचेंज कितने में हो रहा है? 70 रुपीज़ में। होना चाहिए था 64 में, हो कितने में रहा है? 70 में। तो इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी। बिल्कुल ट्रू है ये, इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी। बच्चे को लगता है कि 64 से वैल्यू 70 हो रही है तो एप्रिसिएशन हो रहा है। नहीं बेटा, पहले $1 देने पे 64 रुपये का सामान मिलता था विदेश के लोगों को, परंतु अब $1 दे के 70 रुपये का सामान मिल रहा है, मतलब ज़्यादा मिल रहा है। पहले 64 रुपये था, अब 70 रुपये तक का सामान ले जा पा रहे हैं। पहले वो 64 का सामान ले जा पा रहे थे, अब 70 रुपये तक का सामान ले जा पा रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी, मतलब हमारी जो रुपी की वैल्यू है वो क्या हो गई? कम हो गई। इफ यूएस डॉलर एक्सचेंजेस ऑफ ₹45 इंस्टेड ऑफ 60, मतलब कहने का सेंस है कि हमारा जो है 60 है। इफ यूएस डॉलर 60 पहले 60 था और अब कितना हो गया? 45, मतलब होना चाहिए था 60 पर हो कितने में रहा है? एक्सचेंज कितने में हो रहा है? 45, मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है। मतलब पहले वो $1 दे के 60 रुपये तक का सामान ले जाते थे, परंतु अब $1 दे के 45 रुपये तक का सामान ले जा पा रहे हैं। हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो एप्रिशिएट हो रही है, हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो बढ़ रही है। इसी को बोलते हैं एप्रिशिएशन ऑफ करेंसी, एप्रिशिएशन ऑफ रुपीज। बेटा ये भी ट्रू है, परंतु ये अलग फैक्ट है, ये अलग फैक्ट है। क्या कोई ये रीजन इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दे रहा है? क्या ये रीजन इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहा है? डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहा है? नहीं, ये डेप्रिसिएशन के बारे में बता रहा है, ये एप्रिसिएशन के बारे में बता रहा है, परंतु ये दोनों ही ट्रू हैं। तो जहां पे दोनों ही ट्रू होते हैं और जहां पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता तो बेटा वो होता है ऑप्शन नंबर बी। मतलब कहने का सेंस है कि असर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू, परंतु रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 असर्शन।
गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम is an example of gold standard system is an example of fixed exchange rate system. Gold standard system is an example of fixed exchange rate system. रीजन लिखिए. In fixed exchange rate system, the exchange rate is officially fixed by the government. ऑफिशियली फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट. तो क्वेश्चन ये है बेटा, पढ़िए जरा ध्यान से. गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. बिल्कुल ट्रू बेटा. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां पे फॉरेन एक्सचेंज रेट कौन डिसाइड करता है? जहां पे फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड करती है गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी अथॉरिटी. और उसके अंदर दो सिस्टम होते हैं जिसको बोलते हैं, पहले को बोलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम और दूसरे को बोलते हैं ब्रेटन वुड सिस्टम. तो गोल्ड स्टैंडर्ड फिक्स्ड एक्सचेंज का एग्जांपल है, ये बिल्कुल ट्रू है. इन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम द एक्सचेंज रेट इज ऑफिशियली फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट. बिल्कुल ट्रू है बेटा, ये भी ट्रू है कि ऑफिशियली फिक्स कौन करता है? ऑफिशियली फिक्स करता है, गवर्नमेंट फिक्स करती है. और ये रीजन भी हमारा क्या हो गया? ये रीजन भी हमारा ट्रू हो गया. परंतु गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम फिक्स एक्सचेंज का एग्जांपल है और ये ऑफिशियली फिक्स करती है गवर्नमेंट. तो इसमें तो कोई जो रीजन है कुछ एक्सप्लेनेशन तो नहीं दे रहा है इसके बारे में. ये अलग फैक्ट है, ये अलग फैक्ट है. या तो कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहा होता, या एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा. तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 असशन है. मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम is also known as dirty floating. Managed floating rate system is also known as dirty floating. रीजन देखिए, clean floating rate is not influenced by the intervention of the central bank of the nation. बताइए क्या होगा इसका? क्या कह रहा है कि मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम का दूसरा नाम डर्टी फ्लोटिंग होता है. बिल्कुल ट्रू. मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम का दूसरा नाम डर्टी फ्लोटिंग सिस्टम भी होता है. और कह रहा है कि क्लीन फ्लोटिंग रेट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटरवेंशन ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ द नेशन. बेटा दो चीज होती है, एक को बोलते हैं क्लीन फ्लोटिंग और एक को बोलते हैं डर्टी फ्लोटिंग. एक को बोलते हैं डर्टी फ्लोटिंग और एक को बोलते हैं क्लीन फ्लोटिंग. क्लीन फ्लोटिंग में सेंट्रल बैंक का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता. क्लीन मतलब सेंट्रल बैंक का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होगा. परंतु डर्टी फ्लोटिंग सिस्टम के अंदर हल्का फुल्का सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो जाता है जब बहुत ज़्यादा मार्केट में फ्लक्चुएशंस होती हैं. जब मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो जाती हैं तो सेंट्रल बैंक को मैदान में उतर के आना पड़ता है फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करने के लिए. तो वो बन जाता है डर्टी फ्लोटिंग.
और जहां पे सेंट्रल बैंक का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता वो होता है क्लीन फ्लोटिंग। बेटा ये भी ट्रू है, ये भी क्या है, ये भी आपका ट्रू है। तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा भाई, जहां पे गवर्नमेंट, मैंने ये आपका हो जाएगा, ये भी ट्रू। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। डर्टी फ्लोटिंग, मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम को बोलते हैं डर्टी फ्लोटिंग, जहां पे सेंट्रल बैंक का इंटरवेंशन होता है और यहां पे सेंट्रल बैंक का इंटरवेंशन नहीं होता। ये दोनों कंबाइन है, आप पढ़ के देख लीजिएगा, ये आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, परचेज ऑफ सेकेंड हैंड मशीन, परचेज ऑफ सेकेंड हैंड मशीन फ्रॉम abroad is not recorded in balance of payment, is not recorded in balance of payment. Reason, sale and purchase of second hand good, sale and purchase of second hand goods from abroad are not included in the estimation of national income, are not included in the estimation of national income। तो पढ़िए बेटा क्या कह रहा है फिफ्थ का, परचेज ऑफ सेकेंड हैंड मशीन फ्रॉम एब्रॉड। अगर हम सेकेंड हैंड मशीन परचेज कर रहे हैं, क्या वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड नहीं होगा? अगर हम सेकेंड हैंड मशीन परचेज कर रहे हैं, क्या वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड नहीं होगा? बेटा ये रिकॉर्ड होगा, सॉरी ये रिकॉर्ड नहीं होगा, इज नॉट रिकॉर्डेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये रिकॉर्ड होगा। ठीक है, ये कह रहा है इज नॉट रिकॉर्डेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्या वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा? बेटा वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर रिकॉर्ड होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। अगला क्या कह रहा है, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स फ्रॉम अब्रॉड आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। अगर हम सेकेंड हैंड गुड्स को सेल और परचेज कर रहे हैं बाहर विदेशों से, क्या वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करे जाएंगे? वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करे जाएंगे, बिल्कुल ट्रू है। सेकेंड हैंड गुड्स की अगर आप सेल एंड परचेज कर रहे हैं, सेकेंड हैंड गुड्स की अगर आप सेल एंड परचेज कर रहे हैं तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करे जाते। तो असर्शन हो गया ट्रू, रीजन हो गया फॉल्स, सॉरी असर्शन हो गया फॉल्स और रीजन हो गया ट्रू। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, ये फॉल्स हो गया और ये ट्रू हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, if an Indian buy a UK car company, it UK car company, it enters in capital account, it enters in capital account transactions,
रीजन लिखिए, सेल ऑफ एसेट्स लाइक सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी टू अ चाइनीज कस्टमर is a credit item क्या कह रहा है कि अगर कोई इंडियन ने एक यूके कार कंपनी ली है, यूके कार कंपनी बाय कर ली, क्या वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस होगा? क्या वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस होगा? तो बेटा वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस होगा। ठीक है, अगर कोई यूके कार कंपनी, एक इंडियन ने अगर यूके कार कंपनी ली है तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस होगा। तो ये तो आंसर आएगा ट्रू। सेल ऑफ एसेट लाइक सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी टू अ चाइनीज कस्टमर, मतलब कहने का सेंस है कि हमने क्या बोलते हैं, शेयर्स बेच दिए। किसको? शेयर, हमने अपनी इंडियन कंपनी के शेयर्स एक चाइनीज कस्टमर को बेच दिए। तो बेटा ये क्रेडिट आइटम होगा। किसका क्रेडिट आइटम होगा? कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट आइटम होगा। तो बेटा ये ट्रू है, ये क्रेडिट आइटम। बेटा दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है क्रेडिट आइटम, एक होता है डेबिट आइटम। क्रेडिट आइटम में पैसा आएगा और डेबिट आइटम में पैसा जाएगा। इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज क्रेडिटेड एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज डेबिटेड। तो यहाँ पे बेटा हम अपने अगर शेयर्स बेचेंगे तो पैसा क्या होगा? आएगा। और कहाँ पर आएगा? क्रेडिट आइटम। और क्रेडिट आइटम किसका? कैपिटल अकाउंट का। तो यहाँ पे भी कैपिटल अकाउंट की बात हो रही है और एसेट्स की बात हो रही है, यहाँ भी कैपिटल अकाउंट की बात हो रही है, क्रेडिट आइटम की, और एसेट्स की बात हो रही है। तो बेटा ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन लिखिए, डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी लीड्स टू राइज इन एक्सपोर्ट, और रीजन क्या कह रहा है? डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मेक्स डोमेस्टिक करेंसी relatively cheaper which leads to increase in export, करिए बेटा, इसका आंसर करिए। क्या कह रहा है? डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी लीड्स टू राइज इन एक्सपोर्ट। अगर हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। कैसे? देखिए जरा ध्यान से। मैंने कहा कि $1 पहले 60 रुपये का था, अब $1 70 रुपये का हो गया। मतलब पहले जो विदेश के लोग थे $1 दे के 60 रुपये का सामान ले जाते थे, अब $1 पे वो 70 रुपये का सामान ले जाएंगे। तो वो लोग ज़्यादा खरीदेंगे भाई, उनको पहले 60 रुपये तक का सामान मिल रहा था, अब 70 रुपये तक का सामान मिल रहा है, तो वो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, और जब वो ज़्यादा खरीदेंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। सही कह रहा है, ट्रू। एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मेक्स डोमेस्टिक करेंसी रिलेटिवली चीपर विच लीड्स टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, बिकॉज अगर देखिए बेटा, डोमेस्टिक करेंसी का मतलब है कि जो हमारी करेंसी की वैल्यू है वो कम हो गई, हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई एज़ कम्पेयर टू फॉरेन एक्सचेंज, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया। बिल्कुल ट्रू कह रहा है, और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये इसके बारे में बता रहा है। इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ भी डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी और एक्सपोर्ट की बात हो रही है, यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ये लास्ट क्वेश्चन है,
ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, बाइंग फॉरेन गुड्स इज expenditure from our country, and it becomes the income of that foreign country. It becomes income for that foreign country. रीजन लिखिएगा, the purchase of foreign goods or imports, the purchase of foreign goods or import decreases the domestic demand for goods and services in our country. The purchase of foreign goods or import decreases the domestic demand for goods and services in our country. देखिए क्या कह रहा है कि अगर हम विदेश से कोई सामान खरीदते हैं, विदेश के लोगों से सामान खरीदते हैं, बाइंग फॉरेन गुड्स, तो ये हमारे लिए खर्चा है, हमारी कंट्री के लिए खर्चा है, बिल्कुल हमारी कंट्री के लिए खर्चा है, और फॉरेन कंट्री के लिए इनकम है। भाई हमारी कंट्री के लिए खर्चा है और फॉरेन कंट्री के लिए एक्सपेंडिचर है, फॉरेन कंट्री के लिए इनकम है, बिल्कुल सही बात है। हमारी कंट्री के लिए खर्चा हो गया और फॉरेन कंट्री के लिए वो इनकम हो गया, ट्रू है। द परचेज ऑफ फॉरेन गुड्स और इम्पोर्ट डिक्रीजेज द डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री। भाई अगर हम विदेश के लोगों से सामान खरीदेंगे या विदेशी कोई चीज़ खरीदेंगे, इससे क्या होगा, इससे हमारी डोमेस्टिक डिमांड, हमारे देश के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं, हमारे देश के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं, उसकी डोमेस्टिक डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ट्रू। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, दोनों ट्रू हैं और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। भैया वो कह रहा है यहाँ पे ये असर्शन पड़ी है और रीज़न पड़ी है, दोनों एक ही बात है। ये देखिए क्या कह रहा है कि अगर हम फॉरेन गुड्स खरीदेंगे तो ये हमारे लिए खर्चा है, अगर हम कोई फॉरेन गुड्स खरीदेंगे तो ये हमारे लिए खर्चा है। और यहाँ भी देखिए असर्शन में क्या कह रहा है कि अगर हम फॉरेन गुड्स खरीदेंगे तो हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है वो क्या हो जाएगी, हमारी कंट्री की डोमेस्टिक डिमांड कम हो जाएगी। तो ये रीज़न इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवा दिए, ठीक है। अभी क्या है, अब थोड़े धीरे धीरे मैं क्या करूँगा, आपके एक वीडियो, दो चैप्टर, दो 3 चैप्टर की शॉर्ट वीडियोस कवर करूँगा और पूरा चैप्टर उसी में रिवाइज करवा दूंगा। छोटे मतलब 20-25 मिनट की वीडियो में 2-3 चैप्टर हम पढ़ लेंगे और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करेंगे, ठीक है बेटा। चलो मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।